तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब फूड क्या होता है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, उसके अलावा एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन, राइट। अगर फूड नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म ठीक से जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो आपको बताइए इंडिया कितनी पॉपुलस कंट्री है, कई बिलियन की पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खाने की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन हो सके, ठीक। तो क्रॉप यील्ड बेटर करने के लिए, यील्ड यानी क्रॉप की प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि एक होता है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, मतलब जो क्रॉप उगाई जा रही है उसकी वेराइटी अच्छी की जाए। वेराइटी का मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका जो प्रोडक्ट बनना है उसकी दाना बड़े साइज का हो, या जो भी उसकी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स है यानी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी गुड। दूसरा होता है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी कि जिस अमाउंट में वो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है उस अमाउंट को बेहतर किया जा सके, खराब होने वाली क्रॉप के अमाउंट को कम करके। तो ये होता है दूसरा तरीका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और तीसरा होता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि अब जब क्रॉप उग चुकी है तो उगने के बाद क्रॉप खराब ना हो, जैसे ग्रैनरीज में कहाँ पर हम उनको संभाल के रख रहे हैं वहाँ पर कोई इंसेक्ट्स या रॉडेंट्स वगैरह उसके ऊपर वर्क ना कर पाए। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हो और हाई यील्ड ऑफ क्रॉप यू कैन बी ऑब्टेन। तो सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। एक टॉपिक और है इसमें जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को आपस में ब्रीड कराया जाए और नई जो आपकी फसल आए उनके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ हों जो कि हमें चाहिए थे पुरानी वाली ब्रीड से। मान लो हमने कोई एप्पल्स उगाए, ठीक है, वो रेड है पर स्वीट नहीं है। दूसरे एप्पल्स उगाए वो स्वीट है पर रेड नहीं है, तो उन दोनों को आपस में ब्रीड कराकर ऐसी वैरायटी ऑब्टेन कर ली गई जो रेड भी है और स्वीट भी है। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कौन सा? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, ठीक, जिनके कारण ज़्यादा अच्छी फसल उगाई जा सकती है। और एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जो है, जैसे कि अगर मैं कहूँ गेहूं उगाया हमने तो उसके अंदर बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना, ओके। तो ऐसी क्वालिटीज इनको कहते हैं एग्रोनॉमिक क्वालिटीज, ये बेटर होनी चाहिए। जैसे ऑयल सीड्स हैं तो उनसे ऑयल ज़्यादा अमाउंट में ऑब्टेन होना चाहिए, या अगर फ्रूट्स उगा रहे हैं तो उनमें वाइटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा होने चाहिए। ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स बेहतर हो जाते हैं अगर हम HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी को। उसके अलावा जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उसका एक फीचर और होना चाहिए कि उस पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का कोई भी असर ना हो रहा। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स या रॉडेंट्स या फंगस वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं आपके कैसे फैक्टर्स? बायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स में आता है हवा, पानी, मॉइस्चर। इन सब चीज़ों से फसल जल्दी से खराब ना हो, तभी हम कहेंगे कि फसल जो है बेटर है। एक चीज़ और आप चाहोगे कि फसल जो है जल्दी उग जाए, मेच्योरिटी टाइम जो है, मेच्योरिटी पीरियड वो घट जाए, राइट। क्योंकि अगर फसल जल्दी तैयार होगी तो हम 1 साल के दौर में जितनी भी फसल उगती है उससे ज़्यादा टाइप ऑफ क्रॉप को उगा सकते हैं, ठीक। उसके अलावा वाइडर अडेप्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है जो भी आपने क्रॉप उगाई है वो अगर एक सपोज नागपुर में उग रहा है ऑरेंज, अगर हम उस वाले बीज को देहरादून की ज़मीन में उगाएं तो तब भी वो अच्छे से ग्रो होना चाहिए। यानी कि अलग अलग जगह पर सेम बीज को अगर उगाएं तो भी वो वहाँ पर फल फूल सके, खराब ना हो। इसको क्या कहते हैं? वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ओके। उसके अलावा आपके पास डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, ये जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने बताया कि कम लैंड हो, कम मनी खर्च हो और ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस जो हुआ है वो ज़्यादा हो सके, इसी को हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जो फार्मर्स होते हैं अपनी फसल को बेहतर करने के लिए। तो इनमें एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो करते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी फसल उगाई जा रही है उसे सारे के सारे न्यूट्रिएंट अगर मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फसल अच्छी उगेगी,
ठीक है, तो इसीलिए फार्मर्स को ध्यान रखना होता है कि किसी भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कम अमाउंट में कौन से चाहिए होते हैं, उनको कहते हैं बेटे माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आता है? आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। इनको थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। इसके बाद बात आती है बेटे मैन्योर की। जो भी चीज़ें जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर एनिमल वेस्ट हो गया, उस सब को यूज़ करके हम अगर डिकम्पोज करें, उनसे बनी हुई खाद को मैन्योर कहते हैं। मैन्योर का काम क्या है? ये सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एनरिच करने का काम करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर करता है, ठीक। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर, कंपोस्ट। कंपोस्ट सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल पील्स वगैरह से ही बनता है, इसके अंदर काऊ डंग वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होता। और गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर जो भी वेजिटेबल पील्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर है उसको रख दिया जाता है, ढक दिया जाता है। कुछ महीनों बाद वहाँ पर खाद तैयार हो जाती है, उसको कहते हैं कंपोस्ट, ओके। उसके अलावा एक होता है बेटे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी पोस्टिंग भी कहते हैं इसे। तो जो ये खाद बनाई जा रही है इसके अंदर अर्थवॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसके कारण भी बेहतर हो जाते हैं ये कंपोस्टिंग, और वो काफ़ी सारा ह्यूमस भी वापस से सॉइल में एनरिच करने के लायक होते हैं। फिर एक होता है बेटे ग्रीन मैन्योर। हेम्प और ग्वार, ये दो पौधे होते हैं, इन्हें पहले पूरी फील्ड में उगा देते हैं और उसके बाद उस पर ट्रैक्टर चला दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा? मल्च हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा, कट जाएंगे ना जब वो पत्ते, तो मल्च हो जाएगा उसी के साथ। मल्च होने के कारण ग्रीन मैन्योर बन जाएगा उसका। फिर आता है बेटा हमारे पास फर्टिलाइजर्स। तो बेटा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, ये सब नेचुरली ना मिलकर फर्टिलाइजर्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटे जो फर्टिलाइजर्स है उनको एक प्रॉपर डोज में ही पौधों के अंदर डाला जाता है। ज़्यादा या कम अमाउंट में डालेंगे तो पौधों को ये खराब कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। देखो फर्टिलाइजर्स के फ़ायदे तो है कि ये फसल को बेहतर करते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे नुकसान भी है, जैसे कि इनके कारण अगर ये बहकर पानी के साथ वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाए तो एक्वेटिक एनिमल्स को मार सकते हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं एल्गी की, ओके, जिसके कारण पानी के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो फर्टिलाइजर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। इसमें कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया जाता जो केमिकल से बना हो, सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इरिगेशन, देखो अब आगे इरिगेशन आ जाता है, फसल में पानी डालना, ठीक है, उसको इरिगेशन कहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वेल्स से लोग पानी डालते हैं फसलों में, उसके अलावा कैनाल्स की मदद से। तीसरा रिवर लिफ्ट सिस्टम, यानी कि पानी जो भी रिवर्स वहाँ पर हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से करके कि पानी उनके खेतों तक पहुँच जाए, ये तरीका है। और चौथा है टैंक्स में स्टोर करके पानी। तो इन सब तरीक़ों से फ्रेश वाटर्स जो है इरिगेशन के लिए फसलों तक पहुँचा दिया जाता है। फिर बात आती है बेटे क्रॉपिंग पैटर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है बेटे मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा आता है इंटर क्रॉपिंग और तीसरा आता है क्रॉप रोटेशन। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, एक ही खेत पर एक साथ 2 या 3 तरीके की फसलों को उगा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट और ग्राम को एक साथ उगा दिया, वीट और मस्टर्ड को, या ग्राउंड नट और सनफ्लावर को एक ही खेत में एक साथ उगा दिया। एक साथ मतलब कुछ पोर्शन में वीट उगा दिया, कुछ पोर्शन में ग्राम उगा दिया, इस तरीके से। दूसरा होता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, कुछ कुछ रोज बना देते हैं। एक टाइप की फसल को एक रो में उगाया, दूसरे टाइप की फसल को दूसरी रो में, तीसरे टाइप की फसल को तीसरी रो में, फिर दोबारा से एक और पहली वाली रो फिर से बना दी। तो इस तरीके से सेम फसलों के अलग अलग रोज बनाकर एक ही खेत में उगा दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है बेटा, जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है सारे के सारे पौधों की वो कंप्लीट होती रहती है, ठीक है। और सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, सॉइल के न्यूट्रिएंट मेंटेन रहते हैं। देखो तीसरा जो है हमारे पास वो है
इंटरक्रॉपिंग, इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमने मान लो सपोज सबसे पहले प्रोटीन्स वाली कोई फसल उगाई, ठीक है, हमने दालें उगाई, अब उन्होंने क्या करा, सॉइल में से सारे प्रोटीन सोख लिए। अब हम दूसरी बार कोई ऐसी फसल उगाएंगे जिसको प्रोटीन्स की जरूरत ना हो, ठीक, अब प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, फिर तीसरी बार ऐसी फसल उगाएंगे जिसको वो वाला न्यूट्रिएंट ना चाहिए जो सेकंड वाली फसल को चाहिए था, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश खुद ब खुद होने शुरू हो जाए। क्रॉप्स को ऐसे ऐसे उगाना है, क्रॉप रोटेशन चलाना है कि पहली फसल की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो दूसरी का ना हो, जो दूसरी की है वो तीसरी का ना हो, ठीक है। इस तरीके से क्रॉप रोटेशन कराकर क्या किया जा सकता है बच्चे, अच्छे से फसल को उगाया जा सकता है, और ऐसे में नेचुरल रिप्लेनिशमेंट भी हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। तो हमने सबसे पहले क्रॉप वैरायटी पढ़ा, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे एक आपने सुना होगा ज़ेंथियम, जिसको गोखरो भी कहते हैं, ओके। ज़ेंथियम एक टाइप का वीड है, इसे अगर हमने उगने दिया, ऐसे और भी है, पैरथेनियम होता है, इसको गाजर घास कहते हैं, अगर इनको हमने उगने दिया तो ये क्या करेंगे, सारे का सारा न्यूट्रिएंट किसमें से सोखना शुरू कर देंगे, सॉइल में से, और पौधे को न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों को उगने से हटाना होता है। इनको हैंड पिकिंग से भी हटा सकते हो या मैकेनिकल मेथड से भी हटा सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज वीड्स, ये बहुत नुकसान देते हैं पौधों को। दूसरा ये भी तरीका है, आप वीडिसाइड्स का स्प्रे कर दो तो भी ये मर जाते हैं, तब भी ये हट जाते हैं, ठीक। और एक और होते हैं कुछ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वायरस हो गए, अगर ये सॉइल, वाटर या एयर के थ्रू पौधों में चले गए तो पौधों को खराब करते हैं। इनसे पौधों को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का स्प्रे आता है, उनको अगर पौधों पे स्प्रे कर दो तो फिर पौधों में कीड़ा वगैरह नहीं लगता, ठीक है। तो वीड कंट्रोल भी ज़रूरी है और पेस्ट कंट्रोल भी ज़रूरी है, इंसेक्ट कंट्रोल भी ज़रूरी है। ये सब क्रॉप प्रोटेक्शन में आ रहा है। अब मान लो हमने क्या करा, फसल उगा भी ली, प्रोडक्शन भी बढ़िया कर लिया, वैरायटी भी बढ़िया कर ली, और प्रोटेक्शन भी कर लिया क्रॉप का। अब बात आ जाती है, हमने स्टोर करा, वहाँ पे कोई खा गया फसल, कैसे खा गया, जैसे चूहे घुस जाते हैं या मॉइस्चर। तो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि फसल को खराब कर सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि इंसेक्ट, रॉडेंट्स यानी चूहे वगैरह, ठीक है। ये अगर फसल को खा जाएंगे जो जहाँ स्टोर की है तो भी नुकसान होगा, बीमारी भी फैला सकते हैं ये जूठा करके। उसके अलावा दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर, जैसे मॉइस्चर आ जाना, कहीं पानी आ जाना, ठीक। तो इन सब से भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसको बचाना ज़रूरी है, क्रॉप को, ठीक। तो प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम टू टाइम लेने चाहिए इन सब से बचाने के लिए। फ्यूमिगेटेड रूम्स का यूज़ करना चाहिए, जो आप फसल संभालने जा रहे हो उसको पहले धूप में सुखाओ, फिर छाँव में सुखाओ, फिर उसका फ्यूमिगेशन करो, केमिकल्स वगैरह उस पर स्प्रे करते हैं ताकि इंसेक्ट या पेस्ट उस पर काम ना करे, उसी को फ्यूमिगेशन कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा क्रॉप्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को पालना, तो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइफ स्टॉक का, और फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल आता है इसमें, यानी कि तो आप चाहे कैटल को पाल रहे हो, गोट को, शीप को, पोल्ट्री को या फिश को, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है। कैटल का मतलब आता है बेटे जब आप मिल्क और ड्रॉट एनिमल्स को पाल रहे हो। कैटल यानी कि जो मिल्क गिविंग एनिमल्स है, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, और ड्रॉट एनिमल्स यानी कि जिनसे मजदूरी कराई जाती है वो एनिमल्स, जैसे कि बुल हो गया, ओके। इन सबको पालना कहलाता है कैटल फार्मिंग। तो इसमें स्पेशली एक बोस इंडिकस होती है जिसको काऊ कहते हो आप, और बोस ब्यूबिलिस होती है जिसको आप कहते हो बफेलो। इनको पाला जाता है कैटल में, और मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को कहते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं उन ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं उनको, या फार्म लेबर भी कहा जाता है। तो बेटा एक ब्रीड है जर्सी ब्राउन स्विस, तो ये अगर बहुत हम ऑब्जर्व करें तो इसका लैक्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, यानी मिल्क गिविंग पीरियड जो होता है ना इस एग्जॉटिक ब्रीड का, ये काफी लंबा होता है, ठीक। क्लियर हुई इतनी बात। कैटल में ना बेटा कुछ तरीके के डिजीज भी हो जाते हैं। कैटल डिजीजेस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये एक्सटर्नल पैरासाइट पे और इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट तो होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रहते हैं, जैसे उसकी स्किन पर, उसके हेयर्स में रह रहे हैं, ओके।
और कुछ होते हैं इंटरनल पैरासाइट जो उसके पेट में और इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो ये शरीर में उसके बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम उन्हें वैक्सीन्स देना और उनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारा हमने पढ़ा कैटल फार्मिंग के बारे में। अब आता है बेटे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री में आप ऐसा समझिए एग प्रोडक्शन और चिकन मीट, इन दोनों चीज़ों को साथ में ऑपरेट किया जाता है। तो व्हाट दे वांट कि जो भी फीमेल एग लेइंग बर्ड्स है पोल्ट्री की, दे ईट लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। ओके, इट शुड बी इजी टू मेंटेन देम, लो मेंटेनेंस होनी चाहिए और टेम्परेचर को आराम से झेल सके। और उसके अलावा बॉनी हो, ड्वार्फ हो। लेकिन जो चिकन वाले ब्रॉयलर्स होते हैं बेटा, उनको विटामिन रिच डाइट दी जाती है, बहुत ध्यान रखा जाता है उनकी ग्रोथ रेट का, अच्छी ग्रोथ हो उनकी और मरे ना वो जल्दी, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और उनकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है। पोल्ट्री में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस और फंजाई, पैरासाइट वगैरह की वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती है, बहुत सारे बीमारियां आ जाती है। तो उनका भी टाइम टू टाइम सफाई रखना, टेम्परेचर को मेंटेन करना और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर बात आती है बेटे फिश प्रोडक्शन की। फिश प्रोडक्शन को कहते हैं पिसीकल्चर, जहाँ पर फिशेस को पाला जाता है उसे कहते हैं पिसीकल्चर। तो एक तो मेराइन फिशरी होती है बेटा, तो इंडिया में लगभग 75,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, पता है आपको। तो वहाँ पर मेराइन फिशरी की जाती है। तो बहुत सारी वैरायटी की फिशेस जैसे मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट, शेलफिश, प्रॉन्स, ये सब वहाँ से लाए जाते हैं पकड़ पकड़ के। और दूसरा होता है इनलैंड फिशरी, मतलब कैनाल, पॉन्ड या रिजर्वायर और रिवर से जब फिशेस को पकड़ा जाता है उसको कहते हैं इनलैंड फिशरी। तो यहाँ पर कई सारी फिशेस को पाला जाता है। एक फिश कल्चर होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक पॉन्ड के अंदर 3-4 तरीके की फिशेस को एक साथ पाला जाता है। तो लोकल ब्रीड्स को भी पाला जाता है और कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स को भी। तो ऐसी फिशेस पाली जाती है जिनका ईटिंग एरिया अलग अलग हो। जैसे कुछ होती है जो टॉप में रहने वाली है, टॉप, कुछ होती है बॉटम फीडर करेंगे और कुछ होंगे जो मिड में ब्रीड करेंगे। ठीक है, तो कैटलस जो है वो सरफेस ब्रीडर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रोहस मिडल जोन ब्रीडर है, और मृगाल और कॉमन कार्प्स जो है वो बॉटम फीडर्स हैं, और ग्रास कार्प्स जो है वो वीड्स पे ब्रीड करती हैं। तो इन सबको एक ही पॉन्ड में रखा जा सकता है। इसको कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। ठीक हो गई इतनी बात। लेकिन इसमें ऐसा होता है बेटा, मॉनसून में प्रॉब्लम आ जाती है। एंड लास्ट आपके पास जो है वो है बी कीपिंग, यानी कि किसको पालना, हनी बीज को पालना। हनी बीज में एक एपिस सेरेना नाम की ब्रीड होती है जो इंडियन बी कहलाती है। एक होती है एपिस डॉर्सेटा, इसको रॉक बी कहते हैं। एक होती है एपिस फ्लोरिया, इसको लिटिल बी कहते हैं। फिर एक होती है इटालियन बी, मेलीफेरा होती है ये, एपिस मेलीफेरा। बेटा ये सबसे भयंकर होती है, क्यों? क्योंकि जो इटालियन बी है इसकी हनी को कलेक्ट करने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है। ये आराम से एक ही जगह में रहना जानती है, ठीक है, इधर उधर घूमती नहीं है ज़्यादा, और कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए ये सबसे बढ़िया बी मानी जाती है। ओके, और फ्लावर्स बहुत जितने अच्छे होंगे ना बेटा, उतना ही अच्छा हनी का भी टेस्ट होगा। तो पूरी तरीके से फ्लावर्स पे ही डिपेंड करता है कि हनी कैसा प्रोड्यूस होगा या किन फ्लावर्स से उसने नेक्टर को सक करा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।